महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग अब मुद्दों से निकलकर बयानों, पहचान और राष्ट्रवाद तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी नेता नवनीत राणा का हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का बयान, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज और जवाबी हमला। लेकिन यह बहस सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही, अब इसमें पाकिस्तान, नागरिकता, संविधान और देशभक्ति जैसे शब्द भी जुड़ चुके हैं। नवनीत राणा ने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने तक की मांग कर दी है, तो वही ओवैसी के समर्थन में उतरी भीड़ अकोला की रैली में बेकाबू हो गई, जहां हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी चुनाव अब विकास, पानी, सड़क और मुंबई करो की सुविधाओं पर लड़े जाएंगे, या फिर जनसंख्या, धर्म और राष्ट्रवाद के बयान ही चुनावी एजेंडा तय करेंगे? आज के इस हमारे रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी, कैसे मंच से सड़कों तक सियासत पहुंची और कैसे चुनावी रणभूमि में शब्द अब हथियार बन चुके हैं। तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है। यहाँ जनसंख्या, राष्ट्रवाद, संविधान और पाकिस्तान तक की बहस सड़कों से मंचों तक पहुंच चुकी है। बीएमसी चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीति की भाषा और तेवर दोनों ही बेहद तीखे हो गए हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी की तेज तर्रार नेता नवनीत राणा के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नवनीत राणा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा है कि उन्होंने एक मौलवी को 19 बच्चों के बावजूद असंतुष्ट बताते हुए सुना है। उनका दावा था, अगर देश को बचाना है तो हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे तो करने ही चाहिए। ऐसे में इन बयान ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुद्दा बनाते हुए पलटवार किया है और चुनाव प्रचार के दौरान अमरावती में मंच से तंज कस दिया। उन्होंने कहा है कि 4 नहीं, आप 8 बच्चे करिए, हमें क्या। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ओवैसी के इस जवाब पर अब नवनीत राणा ने सियासी हमला और तेज कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ ओवैसी की नीयत पर सवाल उठाए, बल्कि उनकी देशभक्ति और नागरिकता तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि नवनीत राणा ने कहा है कि लोकतंत्र बदल रहा है, ओवैसी को संविधान पर बोलना चाहिए। अगर इस देश में रहना है तो संविधान का सम्मान करना होगा। इतना ही नहीं, नवनीत राणा यही नहीं रुकी, उन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वहां जाकर वो 10 नहीं 20 बच्चे पैदा करे। तो वही दर्शकों, नवनीत राणा ने ओवैसी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा, आप संसद के सदस्य हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं कहते, तो फिर आप इस देश को क्या मानते हैं? इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने और ओवैसी की नागरिकता की जांच की भी मांग कर डाली। तो वही दर्शकों, बीएमसी चुनाव के बीच ये बयानबाजी सिर्फ शब्दों की जंग नहीं रह गई, अब ये सियासत सड़कों तक उतर आई है। रविवार को अकोला में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली के दौरान हालात बेकाबू हो गए। भारी भीड़, नारेबाजी और मंच तक पहुंचने की होड़ के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागते नजर आए, कई समर्थक एक दूसरे पर गिरते दिखे। ऐसे में पुलिस के मुताबिक मंच की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति बन चुकी थी। हालांकि इस घटना पर अभी तक एआईएमआईएम या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि रैली के दौरान एआईएमआईएम के कुछ समर्थक आपस में भिड़ते भी नजर आए। ऐसे में दर्शकों, इस रैली में ओवैसी ने सिर्फ राजनीतिक बयान ही नहीं दिए, बल्कि पानी संकट और टैंकर माफिया जैसे स्थानीय मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। ओवैसी ने यह भी कहा है कि यह पानी टैंकर माफिया बन चुके हैं। अगर एआईएमआईएम को वोट मिलेगा तो जिन्होंने जनता को पानी से वंचित रखा, उनके घर की पानी सप्लाई बंद करवा देंगे। ऐसे में ओवैसी का दावा है कि प्राइवेट टैंकर माफिया ने आम जनता को प्यासा रखा है और सत्ता में आने पर एआईएमआईएम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो दर्शकों, बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति अब 2 ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रवाद और जनसंख्या पर तीखे बयान, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक राजनीति और स्थानीय मुद्दों की लड़ाई।
तो सवाल यही है, क्या बीएमसी चुनाव विकास पर लड़े जाएंगे या फिर बयानबाजी, भावनाओं और सियासी टकराव की भेंट चढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, लेकिन बीएमसी चुनाव 2026 से पहले ये शहर एक बार फिर सियासी शोर से घिरता नजर आ रहा है। घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं और बयान ऐसे कि मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। MNS और शिवसेना UBT के संयुक्त मैनिफेस्टो पर AIMIM ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। वारिस पठान का आरोप है कि चुनाव से पहले वादों की बरसात होती है और चुनाव के बाद वही वादे सूख जाते हैं। सवाल सिर्फ घोषणा पत्र का नहीं, भरोसे का है। वहीं दूसरी ओर मेयर पद को धर्म से जोड़ने वाली बयानबाजी ने नई बहस छेड़ दी है। क्या मेयर किसी नारे से तय होगा या संविधान से? क्या पहचान धर्म तय करेगा या जनता का वोट? इसी बीच बीजेपी नेता नवनीत राणा के विवादित बयान ने सियासत में और गर्मी ला दी है। AIMIM नेता इम्तियाज जलील का पलटवार तीखा है, शुरुआत आप करो ना। ऐसे में धर्म बयान तंज के इस राजनीतिक तूफान में असली सवाल कहीं दबता नजर आ रहा है। सड़कें, पानी, अस्पताल और स्कूल। तो बीएमसी चुनाव 2026 में मुद्दा क्या होगा, विकास या विवाद? आज की हमारी खास रिपोर्ट में देखिए पूरी सियासी तस्वीर। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जहां हर गली विकास की कहानी सुनना चाहती है, लेकिन सियासत बार बार उसे धर्म और विवाद की गलियों में ले जाकर खड़ा कर देती है। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले सियासी पारा अपने चरम पर है। एक तरफ MNS और शिवसेना UBT का संयुक्त घोषणा पत्र, तो दूसरी तरफ AIMIM की तीखी प्रतिक्रिया। मुद्दा सिर्फ मैनिफेस्टो का नहीं, सवाल भरोसे का है। दर्शकों, आपको बता दें कि AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने MNS UBT के संयुक्त घोषणा पत्र पर सीधा हमला बोला है। पठान का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही वही वादे फाइलों में दफन हो जाते हैं। उनका तंज साफ है, चुनाव से पहले जुबान मीठी, चुनाव के बाद यादाश्त कमजोर। तो वही दर्शकों, वारिस पठान ने ये भी कहा है कि महानगर पालिका चुनाव भावनाओं का नहीं, ज़मीनी हकीकत का चुनाव होता है। सड़कें कैसी है, गड्ढे कितने हैं, नल से पानी आता है या नहीं, ड्रेनेज सिस्टम काम करता है या सिर्फ बारिश में बहता है, असल सवाल यही है। लेकिन पठान के मुताबिक इन मुद्दों पर गंभीर बहस कहीं नज़र नहीं आती। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि मेयर वही बनेगा जिसे जनता मोहब्बत से चुनेगी। न नारा, न धर्म और न ही डर, फैसला सिर्फ जनता का होगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही पठान ने राजनीतिक वादों की पोल खोलते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लाई गई लाड़की बहन योजना का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले खातों में पैसे आने लगे, महिलाओं ने EMI के भरोसे घर चलाया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही रकम बंद हो गई। आज भी AIMIM को महिलाओं के फोन आ रहे हैं, पैसे कहाँ है? पठान का आरोप है कि वादों की उम्र सिर्फ वोटिंग डे तक होती है। ऐसे में दर्शकों, इस सियासी घमासान में सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मेयर पद को धर्म से जुड़ने वाले बयान सामने आए। आई लव महादेव बोलेगा वही मेयर बनेगा, इस तरह के नारों पर वारिस पठान ने तीखी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बन सकता है तो आई लव मोहम्मद बोलने वाला क्यों नहीं? इसके साथ ही उन्होंने दो टूक कहा है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मेयर किस धर्म का होगा। खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी सब इस शहर के हैं और कोई भी मुंबई का मेयर बन सकता है। यहाँ तक कि एक दिन हिजाब पहनने वाली भारतीय मुस्लिम महिला भी मेयर बन सकती है और यही संविधान की ताकत है। ऐसे में दर्शकों, पठान ने ये भी याद दिलाया है कि देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्लिम रह चुके हैं। महाराष्ट्र में पहले भी मुस्लिम मेयर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि नफरत के बयान देकर कुछ लोग मंत्री तो बन गए, लेकिन सोच आज भी वही पुरानी है। तो वही दर्शकों, बीएमसी चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान ने नई आग लगा दी है। AIMIM नेता और पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने नवनीत राणा के बयान को गैर जिम्मेदाराना और बुनियाद से दूर बताया। नवनीत राणा के उस बयान पर जलील ने तंज कसा जिसमें मुसलमानों पर हर महीने 19 बच्चे पैदा करने जैसी टिप्पणी की गई थी।
जलील का पलटवार सीधा था, शुरुआत आप करो ना। दर्शकों बता दें कि उन्होंने व्यंग में कहा है कि जब खुद नवनीत राणा के 2 ही बच्चे हैं तो दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद उदाहरण पेश करे। अगर बीजेपी में किसी नेता के 19 बच्चे हो तो पार्टी को गर्व से उन्हें मंच पर लाना चाहिए। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही इम्तियाज जलील ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि एक बयान उछाल दिया जाता है और फिर 3-3 दिन तक प्राइम टाइम उसी पर चलता है। कोई नहीं पूछता नल में पानी आ रहा है या नहीं, अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं, स्कूलों की हालत कैसी है, सड़कें चलने लायक है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, जलील के मुताबिक असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की यह सियासत अब जनता समझने लगी है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में शोर बहुत है, लेकिन सवाल वही पुराने हैं। क्या इस बार चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा या फिर धर्म और बयानबाजी ही एजेंडा तय करेगी? मुंबई देख रही है, सुन रही है और शायद इस बार जवाब भी देने की तैयारी में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासत की जुबान उतनी ही तीखी और तेवर उतने ही आक्रामक होते जा रहे हैं। यह चुनाव अब सिर्फ पार्षद और मेयर चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह सत्ता, साख और भविष्य की राजनीति का सेमीफाइनल बन चुका है। हर दल मैदान में है, हर नेता पूरी ताकत के साथ हमला बोल रहा है और हर मंच अब राजनीतिक आरोपों का अखाड़ा बन गया है। इसी गर्म माहौल में नांदेड़ से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ले आया है। उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार पर सीधा हमला करते हुए ओवैसी ने रिश्तों से लेकर सत्ता तक का सवाल खड़ा कर दिया है। वही भ्रष्टाचार और सिस्टम पर की गई उनकी टिप्पणी ने सियासी बहस को और भड़का दिया। तो वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्विरोध जीत के मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती दी है। तो विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहा है। अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक सवाल उठ रहे हैं। JNZ वोटर्स के अधिकारों की बहस छिड़ चुकी है। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह चुनाव विकास का पैमाना बनेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप की सबसे बड़ी जंग? नांदेड़ से धुले तक हर बयान के मायने क्या है, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हम इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, जानकारी दें कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका और नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत की जुबान तेज, तेवर तल्ख और आरोपों की धार और पैनी होती जा रही है। हर मंच पर अब सिर्फ विकास की बात नहीं, बल्कि राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने का अखाड़ा बन चुका है। इसी सियासी रणभूमि में नांदेड़ से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा हमला बोला है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। दर्शकों, बता दें कि नांदेड़ की जनसभा में ओवैसी ने सीधे उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार को निशाने पर लिया। ओवैसी के शब्दों में तल्खी भी थी और रणनीतिक वार भी। उन्होंने कहा है कि अजित पवार, तुम अपने चाचा शरद पवार के नहीं हुए तो नांदेड़ की जनता के क्या हो सकते हो। इसके साथ ही ओवैसी ने अजित पवार पर परिवार और राजनीति दोनों में विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें पहचान, ताकत और मुकाम दिया, उसी को पीछे छोड़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ गए। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि यही अजित पवार की सियासी पहचान है। तो वही दर्शकों, ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अजित पवार पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को भी मंच से उछाल दिया। ओवैसी बोले, अजित पवार खुद कहते हैं कि उन पर 75,000 करोड़ के गबन का आरोप है, मगर हुआ क्या? अगर यही नाम किसी मुसलमान का होता तो वो आज़ाद घूम नहीं रहा होता। दर्शकों, ओवैसी ने इसे सत्ता और सिस्टम के दोहरे मापदंड से जोड़ते हुए कहा, नाम अजित पवार है इसलिए जेल नहीं, अगर मुस्लिम नाम होता तो 75 साल की सजा तय थी। ऐसे में दर्शकों, इस बयान ने सियासत को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। बता दें कि नांदेड़ की इसी सभा में ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा है कि अशोक चव्हाण आज भी सत्ता के गलियारों में खुद को जरूरी साबित नहीं कर पाए। ओवैसी का तंज था, आप मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपको एक मंत्री पद तक नहीं मिला। तो वही दर्शकों, ओवैसी ने आदर्श घोटाले का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कैसे एक समय सत्ता के शिखर पर बैठा नेता आज राजनीतिक हाशिए पर खड़ा दिखाई देता है।
इसके साथ ही ओवैसी ने नांदेड़ की जनता को आगाह करते हुए कहा है कि यह दो नावों में पैर रखने की राजनीति अब महंगी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि नांदेड़ की आवाम सियासी चालों को समझ चुकी है और 15 जनवरी को उसका जवाब मिलेगा। ओवैसी ने याद दिलाया कि नांदेड़ से ही एआईएमआईएम की महाराष्ट्र में मजबूती की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा, यहाँ से ही मजलिस के 13 कॉरपोरेटर्स जीते। तभी बालासाहेब ठाकरे ने पूछा था, ये ओवैसी कौन है। ओवैसी का दावा है कि वही सवाल आज मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा है। तो वही दर्शकों, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर महाराष्ट्र के धुले में विपक्ष पर करारा हमला बोल दिया। 68 नगर निकाय सीटों पर निर्विरोध जीत के मुद्दे पर उठे सवालों को लेकर फडणवीस ने कहा है कि अगर विपक्ष को मिर्ची लगी है तो मैं क्या करूं। उन्होंने साफ कहा है कि जब कांग्रेस के शासनकाल में निर्विरोध चुनाव होते थे तब लोकतंत्र सुरक्षित रहता था, लेकिन आज वही प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा बताई जा रही है। दर्शकों, बता दें कि धुले में बीजेपी पार्षदों की निर्विरोध जीत पर फडणवीस ने जनता का आभार जताया और कहा है कि यह समर्थन सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर है। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 2003 में नगर निगम बनने के बाद लंबे समय तक धुले में विकास नहीं हुआ और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही बुनियादी बदलाव देखने को मिले। हालांकि दर्शकों, निर्विरोध जीत का मुद्दा अब सियासत से लेकर अदालत तक पहुंच चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मनसे नेता ने 68 सीटों पर परिणाम घोषित करने पर रोक और कथित दबाव में हुए नामांकन वापसी की जांच की मांग की है। वहीं उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से इन परिणामों को रद्द करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे जेएनजेड और पहली बार वोट करने वाले युवाओं का अधिकार छीना गया है। ऐसे में दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे जनसमर्थन का प्रमाण कह रहा है। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन का चुनाव नहीं रहे, बल्कि यह सत्ता, साख और सियासी भविष्य की जंग बन चुके हैं, जहां हर भाषण एक वार है और हर मंच अगली रणनीति की तैयारी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। मुंबई से पुणे तक सियासी बयानबाजी अब सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सत्ता पहचान की लड़ाई बन चुकी है। BMC चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हिंदू मराठी मेयर बयान सियासी भूचाल लेकर आया है। इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट की NCP ने खुला मोर्चा खोल दिया है। NCP नेता नवाब मलिक ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मेयर कौन बनेगा यह कोई पार्टी या नेता तय नहीं करेगा, बल्कि मुंबई के लोग तय करेंगे। धर्म और जाति की राजनीति बनाम समावेशी राजनीति, अब यही बहस मुंबई की सड़कों से लेकर सियासी मंचों तक गूंज रही है। ऐसे में उधर पुणे में भी हालात कुछ अलग नहीं है। महायुति के भीतर ही तल्खी बढ़ती जा रही है। डिप्टी CM अजित पवार के आरोपों पर मुख्यमंत्री फडणवीस का जवाबी तेवर साफ संकेत दे रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, बयान और भी तीखे होंगे। विकास, कानून व्यवस्था, फंड और जिम्मेदारी, हर मुद्दा अब सियासी हथियार बन चुका है। ऐसे में 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग से पहले महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है, माहौल तनावपूर्ण है और सवाल बड़ा है, क्या इस बार चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या बयानों की आंधी ही नतीजे तय करेंगी। तो दर्शकों, इसी पूरी सियासी तस्वीर के साथ शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि मुंबई और पुणे महाराष्ट्र की दो सियासी राजधानियां, जहां BMC और नगर निगम चुनाव से पहले राजनीति अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि पहचान, नेतृत्व और सियासी वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ हिंदू मराठी मेयर बयान ने मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ पुणे में महायुति के भीतर ही तल्खी खुलकर सामने आ गई है। बता दें कि BMC चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट की NCP ने तीखा हमला बोल दिया। NCP नेता नवाब मलिक ने साफ कहा है कि मेयर कौन बनेगा यह किसी पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि मुंबई की लोगों का फैसला होगा। ऐसे में नवाब मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इस देश के नागरिक, मुंबई में रहने वाले लोग तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा।
हम धर्म या जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। मलिक का यह बयान सीधे सीधे उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें चुनावी बहस को धर्म और भाषा के खांचे में बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, एनसीपी नेता ने यह भी कहा है कि बड़े बड़े रोड शो और रैलियों से ज्यादा असरदार घर घर जाकर किया गया संपर्क होता है। उनके मुताबिक मुंबई में किसी एक लहर की बात करना गलत है। हर वार्ड की अपनी सियासी हकीकत है। कई जगह निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं, जो चुनाव का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, नवाब मलिक ने कांग्रेस की स्थिति पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुंबई में सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात कांग्रेस के लिए है। कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाना और गठबंधन के बावजूद अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना कांग्रेस की बड़ी चुनौती बन चुका है। वहीं एनसीपी को अपनी स्थिति पर पूरा भरोसा है और पार्टी हर हाल में खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी ने जीत का दावा भी ठोक दिया है। नवाब मलिक के मुताबिक पार्टी 94 सीटों पर सीधे चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटों पर तकनीकी कारणों से नॉमिनेशन नहीं भर पाने के बाद अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए गए। यानी कुल मिलाकर एनसीपी 97 सीटों पर अपनी ताकत आजमा रही है। कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और पार्टी को भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे। ऐसे में दर्शकों, इस बीच एनसीपी के संभावित विलय को लेकर भी सवाल उठे। नवाब मलिक ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन कोशिश यही है कि परिवार एकजुट रहे और कोई अलग न हो। चुनावों के बाद इस दिशा में क्या कदम उठाने हैं, उस पर मंथन होगा। तो वही दर्शकों, अब रुख करते हैं पुणे की ओर, जहां नगर निगम चुनाव से पहले सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को कटराज में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि सीएम फडणवीस ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा, एक दादा आरोप दे रहे हैं, दूसरे दादा बोल रहे हैं, अन्ना भी बोल रहे हैं। अब अगर मुझे उकसाया जाएगा तो मैं भी जवाब दूंगा। अगर जवाब नहीं दिया तो इसे कमजोरी समझा जाएगा। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस ने यह भी जोड़ दिया है कि उनका फोकस विकास पर है, लेकिन यह साफ संकेत था कि पुणे की सियासत अब नरम नहीं रहने वाली। तो वही दर्शकों, यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। बता दें कि अजित पवार ने कहा था कि केंद्र और राज्य से भरपूर फंड मिलने के बावजूद शहर का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। पानी की किल्लत, कचरे की ढेर, गड्ढों से भरी सड़कें, ट्रैफिक जैम और बिगड़ती कानून व्यवस्था, ये सभी मुद्दे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा है। तो वही दर्शकों, पवार ने यहाँ तक कह दिया है कि कोयता गैंग जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि भले ही केंद्र और राज्य में महायुति साथ हो, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हालात अलग है। ऐसे में दर्शकों, गौर करने वाली बात यह है कि पुणे में इस बार बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। 2017 से 2022 तक बीजेपी का कब्जा रही पुणे महानगर पालिका अब एक बार फिर सियासी रणभूमि बन चुकी है। ऐसे में दर्शकों, 15 जनवरी को महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में वोटिंग होनी है। ऐसे में मुंबई से पुणे तक सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। धर्म, विकास, नेतृत्व और जवाबी हमलों के बीच असली फैसला अब जनता के हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या मतदाता मुद्दों पर वोट करेगा या बयानबाजी की राजनीति चुनाव की दिशा तय करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सत्ता की राजनीति में अब विचारधारा सिर्फ नारे तक सीमित रह गई है। ठाणे जिले के अंबरनाथ से उठी सियासी हलचल ने पूरे राज्य का तापमान बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माने जाने वाले बाले किले में ऐसा गठबंधन सामने आया है जिसने महायुति की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में शिंदे सेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सत्ता की कुर्सी अब उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की
चौंकाने वाली युति। एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत के नारे तो दूसरी तरफ सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाना, यह विरोधाभास अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। शिंदे सेना इस गठबंधन को अभद्र युति बता रही है, जबकि बीजेपी इसे मजबूरी नहीं रणनीति करार दे रही है। इसी बीच पिंपरी चिंचवड़ से अजित पवार के तीखे आरोप और उन पर बीजेपी नेताओं की सख्त प्रतिक्रिया ने महायुति के भीतर बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, तो क्या अंबरनाथ सिर्फ एक नगर परिषद की कहानी है या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले बड़े टकराव का संकेत है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि ठाणे से लेकर पिंपरी चिंचवड़ तक महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सत्ता के लिए विचारधाराएं अब सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गई है? बता दें कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे का बालेकिल्ला, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस एनसीपी की चौंकाने वाली जुगलबंदी। और इस जुगलबंदी ने अंबरनाथ से लेकर राज्य की महायुति तक हलचल मचा दी है। बता दें कि ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद, जहां जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया शिंदे सेना पर, 23 सीटें जीतकर शिंदे गुट सबसे बड़ा दल बना, लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। कारण भी ऐसा है क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी साथ ले लिया। गणित साफ है, बीजेपी 16, कांग्रेस 12, एनसीपी 4, ऐसे में बहुमत पूरा, यानी शिवसेना शिंदे गुट की सबसे ज्यादा सीटें फिर भी सत्ता से बाहर। ऐसे में दर्शकों, शिंदे सेना का गुस्सा अब खुलकर सामने आया है। अंबरनाथ के शिंदे सेना विधायक बालाजी किनीकर ने इस गठबंधन को सीधे सीधे अभद्र युति करार दे दिया है। उनका सवाल सीधा है, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत का नारा और दूसरी तरफ सत्ता के लिए कांग्रेस से गलबहिया। किनीकर का कहना है कि ये युति स्वार्थ की है, सत्ता की है और जनता के फैसले का अपमान है। तो वही दर्शकों, बीजेपी ने भी इसमें पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटिल ने शिंदे सेना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर 25 सालों से नगर परिषद में भ्रष्टाचार करने वालों के साथ बैठते तो वही असली अभद्र युति होती। बता दें कि बीजेपी का दावा है कि उन्होंने शिंदे सेना से बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और जब दरवाजे बंद हो तो सत्ता की राजनीति नए रास्ते ढूंढ लेती है। ऐसे में दर्शकों, अब ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अंबरनाथ की चिंगारी सीधे जा पहुंची पिंपरी चिंचवड़, जहां खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अजित पवार ने तंज कसते हुए कहा है कि जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं। इतना ही नहीं, पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए। ऐसे में इन आरोपों का जवाब पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया और अब मैदान में उतरे हैं राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। दर्शकों, बता दें कि बावनकुले का बयान साफ लेकिन सख्त है। वो कहते हैं कि मैं अजित दादा को सलाह देने वाला कोई बड़ा नेता नहीं, लेकिन महायुति की समन्वय समिति में तय हुआ था कि मित्र पक्षों के बीच व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होगी। उनका आरोप है कि बीजेपी ने संयम रखा, लेकिन अजित पवार ने उस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो वही दर्शकों, बावनकुले यही नहीं रुके। उन्होंने याद दिलाया कि पिंपरी चिंचवड़ में कई सालों तक अजित दादा भी सत्ता में थे। अगर पुराने पन्ने पलटे गए तो बोलने का मौका सबको मिलेगा। उनका संदेश साफ है, छोटी छोटी नगर परिषद चुनाव में महायुति के भीतर मतभेद पैदा करना ठीक नहीं। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज वो दिन नहीं, यह कहकर बावनकुले ने सीधे सीधे अजित पवार गुट को चेतावनी दे दी है। ऐसे में दर्शकों, सवाल अब ये है, क्या अंबरनाथ सिर्फ एक नगर परिषद की लड़ाई है या फिर ये महायुति के भीतर बढ़ते तनाव का ट्रेलर है? बीजेपी कांग्रेस की ये नजदीकियां क्या शिंदे सेना को और अलग थलग करेगी? और क्या अजित पवार के तीखे बोल महायुति के भीतर नई दरार की शुरुआत है? फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि नियत, नारे और गठबंधन सब सवालों के घेरे में है। अंबरनाथ से उठी ये सियासी आंधी कहाँ तक पहुंचेगी, यह आने वाला दिन ही तय करेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई सपनों की नगरी, सत्ता का सेंटर और सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र। लेकिन सवाल आज ये नहीं है कि मुंबई में किसकी सरकार बनेगी,
सवाल ये है कि क्या सत्ता बदलने से आम आदमी की किस्मत बदलेगी? इसी सवाल पर मराठा आंदोलन के सबसे मुखर चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने ऐसा बयान दिया है जिसने मुंबई की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि कोई भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब का जीवन वैसे का वैसा ही रहने वाला है। माताड़ी मजदूर हो या हमाल, टपरी वाला हो या हाथ गाड़ी चलाने वाला, मेहनत वही, मजबूरी वही और हालात भी वही। बता दें कि सत्ता में बैठे लोगों पर बड़ा आरोप लगाते हुए मनोज जरांगे पाटिल बोले हैं, इनको जमीन चाहिए, ग्राउंड चाहिए, समंदर की जगह चाहिए, लेकिन गरीब की जिंदगी बदलने की किसी को फिक्र नहीं। तो वही दर्शकों, भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री के बयान ने आग में घी डाल दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को राजनीति से जोड़ने पर जरांगे भड़क उठे और सीधे पीएम मोदी व अमित शाह को चेतावनी दे डाली। तो वही दर्शकों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोल दिया। कौन थे तुम, क्या बन गए हो से लेकर गुंडा, गजनी और जल्लाद तक सियासी तलखी अपने चरम पर है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई की सत्ता बदलेगी या सिर्फ आरोपों की भाषा? दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन सवाल वही पुराना, यह सत्ता किसकी होनी चाहिए और उससे आम आदमी पार्टी को मिलेगा क्या? इसी सवाल को लेकर मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी राजनीतिक बहस की दिशा ही बदल दी है। बता दें कि मनोज जरांगे साफ कहते हैं कि मुंबई में कोई भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गौर गरीब की जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। उनका कहना है कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, गरीब को आखिरकार मेहनत ही करनी पड़ती है। माथाड़ी मजदूरी, हमाली, होटल, टपरी, हाथ गाड़ी, यही उसकी किस्मत बनी रहेगी। तो वही दर्शकों, जरांगे पाटिल ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपने फायदे देखते हैं। उन्हें भूखंड चाहिए, माड़ा की जमीन चाहिए, बड़े बड़े ग्राउंड चाहिए, समुद्र की जमीन भी कम पड़ रही है, यहाँ तक कि आदिवासियों का एक बेड भी उन्हें काफ़ी नहीं लगता। तो वही दर्शकों, मनोज जरांगे पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि इनके उद्योग धंधे चलने चाहिए, गरीब का जीवन बदलेगा या नहीं इसका जवाब नहीं है। मुंबई में ठाकरे चाहिए जैसी चर्चाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाया। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है, हमें तो बदलाव दिखना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, उनका बयान यही खत्म नहीं हुआ। भाजपा के केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के एक कथित बयान पर मनोज जरांगे पाटिल जबरदस्त नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के किसी मंत्री को इतनी गैर जिम्मेदार भाषा शोभा नहीं देती। छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने दो टूक कहा है कि शिवाजी महाराज किसी एक जाति के नहीं थे, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका आरोप है कि भाजपा के कुछ नेता वोट और सत्ता के लिए हर मुद्दे में जाति घसीट देते हैं। तो वही दर्शकों, मनोज जरांगे पाटिल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि महापुरुषों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर यह बयान वापस नहीं लिया गया तो राज्य से लेकर देश तक विरोध की लहर खड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी अपील की कि वे उस मंत्री को फोन कर साफ कहे कि शिवाजी महाराज सभी जाति धर्म के थे और भाजपा नेताओं की संकुचित मानसिकता पर लगाम लगाई जाए, वरना भाजपा के खिलाफ फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तो वही दर्शकों, उधर दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने भी देवेंद्र फडणवीस पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। नागपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान सकपाल के शब्द बेहद आक्रामक थे। उन्होंने कहा है कि 2024 के देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल अलग आइटम हो गए हैं। अब तो कहना पड़ता है, कौन थे तुम, क्या बन गए हो। ऐसे में दर्शकों, सकपाल का दावा है कि महाराष्ट्र ही नहीं, विदर्भ और नागपुर तक फडणवीस के कामकाज को लेकर भारी असंतोष है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पेट में पानी हिलने नहीं देते, लेकिन गेम दिखाए बिना इन्हें चैन नहीं मिलता। तो वही दर्शकों, सकपाल यही नहीं रुके, उन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है। दरिंदा और जल्लाद कहे जाने पर सफाई देते हुए सकपाल बोले, दरिंदा कोई गैर संसदीय शब्द नहीं है और जो संविधान व लोकतंत्र का गला घोटे उसे जल्लाद कहने में कोई हिचक नहीं। तो वही गजनी कहे जाने पर भी उन्होंने लंबी दलील दी। अजीत पवार पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी जेल भेजने की बातें और आज उन्हीं के साथ सरकार में बैठना, यह सब दिखाता है कि फडणवीस को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था।
ऐसे में दर्शकों सकपाल ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा है कि पहले पिसिंग बोलने वाले आज किसिंग की हालत में है। ऐसे में दर्शकों सवाल साफ है, एक तरफ मराठा आंदोलन के नेता सत्ता से मोहभंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री पर सबसे तीखे हमले कर रहा है। ऐसे में मुंबई की सत्ता हो या महाराष्ट्र की राजनीति, जमीन पर जनता पूछ रही है। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई में BMC चुनाव 2026 जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सियासत का पारा आसमान छूने लगा है। वादों की बौछार है, आरोपों की बरसात है और हर दल मुंबईकरों को अपने अपने सपने दिखाने में जुटा है। एक तरफ मनसे और शिवसेना UBT के युवा चेहरे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुंबई के भविष्य का ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन वादों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। शिवसेना महासचिव राहुल शेवाले का आरोप है कि दोनों युवराजों के वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित है, जमीन पर उतरने लायक नहीं। उनका कहना है कि मुंबई महानगर पालिका के अधिकार सीमित है और जिन योजनाओं की बात की जा रही है उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है। यानी सवाल ये है कि क्या BMC चुनाव में किए जा रहे ये वादे कानूनी हकीकत से जुड़े हैं या फिर सिर्फ चुनावी जुमले हैं। तो वही इधर पलटवार करते हुए शिवसेना UBT के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। निकाय चुनाव में धांधली के आरोप, स्पीकर पर धमकाने का दावा और मध्य प्रदेश की घटनाओं पर सियासी वार, कुल मिलाकर BMC चुनाव अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहे। ऐसे में दर्शकों सवाल बड़ा है, मुंबई की राजनीति में सच कौन बोल रहा है और झूठे वादों की असलियत क्या है। इसी पूरे सियासी घमासान पर आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों आपको जानकारी दे कि मुंबई में BMC चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी का तापमान भी उसी रफ्तार से ऊपर चढ़ता जा रहा है। वादों की बौछार, आरोपों की झड़ी और कानूनी पेचों के बीच अब मुंबई की सियासत पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ मनसे और शिवसेना UBT के युवा चेहरे अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुंबईकरों के लिए बड़े बड़े सपने का खाका पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन वादों को हवाई करार देते हुए सीधा हमला बोल दिया। तो वही दर्शकों शिवसेना के महासचिव राहुल शेवाले ने साफ शब्दों में कहा है कि मनसे और UBT के दोनों युवराजों की ट्रेनिंग कच्ची है और उनका मुंबई को लेकर दिखाया गया विजन जमीन पर उतर ही नहीं सकता। शेवाले का तर्क सीधा है, मुंबई महानगर पालिका कोई सर्वशक्तिमान संस्था नहीं, उसके अधिकार तय है और वो अधिकार मुंबई कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के दायरे में बंधे हुए है। तो वही दर्शकों राहुल शेवाले ने मीडिया से बातचीत में कहा, जिस पार्टी की राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है वही बड़े नीतिगत फैसले ले सकती है। जो सत्ता में नहीं है वो सिर्फ वादे कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं। उनके मुताबिक अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जिन योजनाओं की बात की है वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर आती है। इसके साथ ही दर्शकों घरों के वादे पर सवाल उठाते हुए शेवाले ने कहा है कि मुंबईकरों को घर देने का जो आश्वासन दिया जा रहा है उसका कोई कानूनी आधार नहीं। मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1888 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत BMC अपने स्तर पर घर बना सके। इसके लिए राज्य सरकार की नीति, नगर विकास विभाग की अनुमति और विधानसभा में बहुमत जरूरी होता है। इतना ही नहीं दर्शकों 700 वर्ग फुट तक की संपत्तियों पर टैक्स माफी के वादे पर भी शिवसेना ने सवाल खड़े किए। शेवाले का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का अधिकार भी BMC के पास नहीं बल्कि नगर विकास विभाग के पास है। वही घाटे में चल रहे बेस्ट परिवहन विभाग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि BMC आर्थिक मदद तो कर सकती है लेकिन हर फैसले के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। इसके साथ ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर भी शेवाले ने कानूनी चाबुक चलाया। उन्होंने कहा है कि बिजली से जुड़े फैसले राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि नगर निगम के। इसी तरह नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी राज्य सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति जरूरी है। ऐसे में दर्शकों राहुल शेवाले यही नहीं रुके, उन्होंने UBT और मनसे पर सरकारी योजनाओं का लगातार विरोध करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना का भी विरोध किया गया लेकिन आज उसी योजना का फायदा हमारी बहनों को मिल रहा है।
और उन्हीं बहनों ने विरोध करने वालों को उनकी असली जगह भी दिखा दी। ऐसे में दर्शकों, शेवाले का यह बयान सीधे चुनावी संदेश देता नजर आ रहा है। तो वही दर्शकों, इसी सियासी घमासान में पलटवार भी तेज रहे। शिवसेना यूबीटी की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में खुलेआम धांधली हो रही है। उनके शब्दों में महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग अंधा बन चुका है, इसे बंद कर देना चाहिए और अब बीजेपी ऑफिस से ही काम करना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि स्पीकर खुलेआम धमकी दे रहे हैं और चुनाव आयोग निष्पक्षता खो चुका है। यह बयान साफ तौर पर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में दर्शकों, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, प्रियंका ने मध्य प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को उन्होंने देश को शर्मसार करने वाली घटना बताया। उन्होंने मांग की कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव 2026 अब सिर्फ मुंबई के विकास का मुद्दा नहीं रह गया है। यह कानूनी अधिकारों, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी जंग में तब्दील हो चुका है। एक तरफ वादों की राजनीति है तो दूसरी तरफ कानूनी किताबें खोले बैठे नेता। अब फैसला मुंबईकरों के हाथों में है। वो सपनों पर भरोसा करेंगे या दावों की कानूनी हकीकत पर। चुनावी रणभूमि तैयार है और शब्दों के ये तीर अभी और तेज चलने वाले हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की सियासत इस वक्त उफान पर है। बीएमसी चुनाव से पहले बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सियासी रणनीतियों ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के एक बयान ने राजनीतिक बहस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। इस एक लाइन ने न सिर्फ विपक्ष को आक्रामक किया, बल्कि बीएमसी चुनाव को स्थानीय मुद्दों से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नैरेटिव तक पहुंचा दिया है। साटम ने सीधे सीधे कट्टरपंथ, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक पारा और ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन सियासत सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है। नामांकन वापसी के बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अंदर ही अंदर कितनी उबल रही है। राज्य के 29 नगर निगमों में 69 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना और उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा सत्ता की मजबूती दिखाता है, लेकिन साथ ही बगावत, टकराव और संगठनात्मक असंतोष की कहानी भी कहता है। नासिक से सोलापुर, मुंबई से नागपुर तक बागियों को मनाने की जद्दोजहद, झड़पें और राजनीतिक ड्रामा, सब कुछ इस बात का संकेत देता है कि यह चुनाव आसान नहीं है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या तीखे बयान चुनावी गेम चेंजर बनेंगे? क्या निर्विरोध जीते जमीनी नाराजगी को दबा पाएगी? और क्या बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान की जंग बन चुकी है? इन्हीं सवालों के साथ दर्शकों शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर और अब सियासी घमासान का सबसे बड़ा अखाड़ा। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मुंबई की राजनीति ऐसी करवट ले रही है जहां बयान सिर्फ बयान नहीं रह गए हैं, बल्कि सीधे सीधे चुनावी हथियार बन चुके हैं। बता दें कि शनिवार को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के एक बयान ने सियासी तापमान को अचानक हाई कर दिया। मंच से बोलते हुए अमित साटम ने कहा है कि हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे और न ही यहाँ जोहरान ममदानी जैसे लोगों को आने देंगे। इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दिया, बल्कि चुनावी बहस को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नैरेटिव तक पहुंचा दिया है। तो वही दर्शकों, अमित साटम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि अगर उमर खालिद जैसे लोगों के लिए चिंता जताने वाले चेहरे उभरते हैं तो यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है। दर्शकों, साटम के मुताबिक दुनिया के कई बड़े शहरों पर जिहादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने धीरे धीरे कब्जा किया है और अब वही मॉडल मुंबई पर लागू करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि बीजेपी नेता ने इस कथित साजिश में उद्धव ठाकरे को भी भागीदार बताते हुए सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया। यानी दर्शकों, अब बीएमसी चुनाव अब सड़क, पानी, सफाई या टैक्स तक सीमित नहीं रहे। अब मुद्दा है मुंबई की पहचान
और शहर का भविष्य। तो वही बयानबाजी के शोर के बीच जमीनी राजनीति में जो हो रहा है वह भी किसी थ्रिलर से कम नहीं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 जनवरी गुजरते ही महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। राज्य की 29 नगर निगमों में कुल 69 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए और इसमें सबसे बड़ा फायदा सत्ताधारी महायुति को हुआ। इन 69 में से 44 सीटें बीजेपी के खाते में, 22 शिवसेना, 2 अजित पवार गुट की एनसीपी और 1 सीट इस्लामिक पार्टी ने बिना मुकाबले जीत ली। मतलब वोटिंग से पहले ही कई जगहों पर चुनाव का खेल खत्म हुआ। ऐसे में दर्शकों, हालांकि ये जीत जितनी बड़ी दिखती है उसके पीछे उतना ही बड़ा सियासी तनाव छिपा है। बता दें कि नामांकन वापसी के दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बगावत, नाराजगी और टकराव की तस्वीरें सामने आई। नासिक से लेकर सोलापुर, मुंबई से लेकर नागपुर तक हर जगह पार्टी नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान देखने को मिली। ऐसे में सोलापुर में हालात इतने बिगड़े कि बीजेपी के 2 गुटों की झड़प में एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस को हालात संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। तो वही नासिक में बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे। बहस, नारेबाजी और संगठनात्मक असंतोष खुलकर सामने आया। तो वही दर्शकों, मुंबई में भी तस्वीर अलग नहीं रही। पार्टी नेतृत्व की तमाम कोशिशों के बावजूद वार्ड नंबर 60, 173, 205, 177 और 180 से बीजेपी के 5 बागी उम्मीदवार मैदान में डटे रहे। तो वही उधर ठाकरे परिवार की राजनीति भी दबाव में दिखी। उद्धव और राज ठाकरे करीब 9 वार्डों में बागियों को मनाने में नाकाम रहे। बता दें कि भिवंडी में ठाकरे गुटों के बीच गठबंधन टूट गया और दोनों ओर से आमने सामने नामांकन दाखिल कर दिए गए। इसके साथ ही पनवेल में भी महाविकास आघाड़ी के 7 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जिससे बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध विजेता बन गए। तो वही दर्शकों, नागपुर में तो हालात और भी नाटकीय रहे। बीजेपी के बागी किसान गावंडे को कथित तौर पर समर्थकों ने घर में बंद कर दिया। बाद में उन्होंने पार्टी लाइन मानने की अपील की। तो वही दर्शकों, इस पूरे सियासी संग्राम में कांग्रेस भी अछूती नहीं रही। विकास ठाकरे और नितिन राउत पूरे दिन बागियों को मनाने में लगे रहे, लेकिन हर जगह सफलता नहीं मिली। छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह देने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई बागी माने, लेकिन वार्ड नंबर 2 से प्रशांत भदाने पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो वही दर्शकों, अगर नगर निगम स्तर पर तस्वीर देखें तो बीजेपी को कल्याण में सबसे बड़ी बढ़त मिली। यहाँ पार्टी ने 15 सीटें निर्विरोध जीत ली। भिवंडी, पनवेल और जलगांव में बीजेपी को 6-6 सीटें मिली। शिवसेना ने ठाणे और कल्याण में 7-7 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि इस्लामिक पार्टी को मालेगांव में 1 सीट मिली। यानी दर्शकों, अब जबकि 15 जनवरी को बृहन्मुंबई नगर निगम समेत सभी नगर निगमों में मतदान होना है, ऐसे में सवाल साफ है, क्या अमित साटम जैसे तीखे बयान चुनावी हवा बदलेंगे? क्या निर्विरोध जीते जमीनी नाराजगी को ढक पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई की सियासत अब विकास से ज़्यादा पहचान की लड़ाई बन चुकी है? बीएमसी का चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का नहीं, यह सत्ता, साख और भविष्य की दिशा तय करने वाला महायुद्ध बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई, जहां सियासत कभी रफ्तार पकड़ती है तो कभी सुनामी बन जाती है। बीएमसी चुनाव से पहले माया नगरी की राजनीति में आज वही सुनामी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे गुट को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और ताजा झटका ऐसा है जिसने पूरे सियासी समीकरण हिला दिए हैं। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT की बड़ी महिला नेता शुभा राहुल ने ठाकरे का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुआ ये राजनीतिक दल बदल सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव खेमे की ताकत पर प्रहार माना जा रहा है। और इसी झटके के बीच ठाकरे ब्रदर्स ने भी बड़ा सियासी दांव चला है। करीब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए और बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र शिवशक्ति वचननामा जारी किया। मराठी अस्मिता, टैक्स माफी, मुफ्त बिजली, महिला सम्मान निधि और शिक्षा स्वास्थ्य पर बड़े वादों के साथ ठाकरे बंधुओं ने साफ संदेश दे दिया है। मुंबई की सियासत में अब मुकाबला आर पार का होगा, तो सवाल बड़ा है
क्या शुभा राहुल का बीजेपी में जाना ठाकरे गुट को और कमजोर करेगा या फिर राज उद्धव की जोड़ी बीएमसी चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी? दर्शकों, अब हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासी रणनीतियों की प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मुंबई की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने ठाकरे खेमे की नींव हिला दी है और बीजेपी को नया आत्मविश्वास दे दिया है। दर्शकों, बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी की चर्चित महिला नेता शुभा राहुल ने ठाकरे का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शुभा राहुल ने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन की। दर्शकों, यह वही शुभा राहुल है जिन्हें कभी ठाकरे की शिवसेना की मजबूत महिला चेहरा माना जाता था। मेयर पद से लेकर शिव आरोग्य सेना की अध्यक्ष तक सफर तय करने वाली शुभा राहुल ने अचानक इस्तीफा देकर मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वही दर्शकों, बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात के बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है और हुआ भी वही। शुभा राहुल ने कुछ पंक्तियों का इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंपा और पार्टी की सदस्यता के साथ साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी छोड़ दी। हालांकि दर्शकों, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शुभा राहुल की नाराजगी की असली वजह क्या थी, लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में जाना शिवसेना यूबीटी के लिए राजनीतिक झटका जरूर माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव खेमे ने भी सियासी जवाब देने में देर नहीं की। रविवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। मौका था बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र के ऐलान का। बता दें कि घोषणा पत्र का नाम शिव शक्ति वचननामा। कवर पेज पर है बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ राज और उद्धव की तस्वीर और संदेश है मुंबई पर ठाकरे ब्रांड की वापसी। ऐसे में दर्शकों, इस वचननामा में मुंबईकरों के लिए बड़े और सीधे असर वाले वादे किए गए हैं। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ करने का ऐलान, हाउसिंग सोसाइटियों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये वादे सीधे मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश माने जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर खास फोकस दिखा। बीएमसी स्कूलों की जमीन बिल्डरों को न देने का वादा, 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रोकने के लिए नगर निगम स्कूलों में जूनियर कॉलेज शुरू करने की योजना और पढ़ाई में वीआर और एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान। दर्शकों, मराठी अस्मिता को मजबूत करने के लिए मराठी स्पीक्स मराठी डिजिटल पहल और बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का वादा भी शामिल है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को ठाकरे ब्रदर्स ने अपने एजेंडे के खास केंद्र में रखा। महिला गृहिणियों को हर महीने 1500 रुपए की स्वाभिमान निधि, 1500 रुपए में भोजन नाश्ते की सुविधा और कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर। ये वादे सीधे महिला वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति माने जा रहे हैं। तो वही इसके साथ ही हर वार्ड में पेट क्लिनिक, सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल, रैपिड बाइक एम्बुलेंस सेवा, साल भर सीवर सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये वादे मुंबई की बुनियादी समस्याओं पर सीधा हमला है। तो वही युवाओं के लिए बाला साहेब ठाकरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंड, निगम में खाली पदों की भर्ती और सड़कों पर 1 साल की गारंटी, ये सब चुनावी दस्तावेज को भारी बनाते हैं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही राज ठाकरे ने मंच से ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूटकर आया हूँ। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह महाराष्ट्र है, यूपी बिहार नहीं, यहाँ मराठी का मान रखना ही होगा। तो वही दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वोट चोरी से लेकर उम्मीदवारों की चोरी तक उन्होंने कहा है कि बिना चुनाव उम्मीदवार चुने जा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। तो वही मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। इस ऐलान के जरिए उद्धव ने साफ कर दिया है कि यह चुनाव मराठी अस्मिता बनाम सत्ता की राजनीति की लड़ाई बनने वाला है। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ बीजेपी में शामिल होती नेता, दूसरी तरफ एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहा, यह मुंबई की पहचान, सत्ता और सियासत की निर्णायक जंग बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।